हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड दुर्गेश सर। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। और स्टार्ट का मतलब चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या? फिजिकल वर्ल्ड का मतलब फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स के अंदर क्या है, फिजिक्स के बाहर क्या है, फिजिक्स से क्या क्या हो सकता है, फिजिक्स से क्या क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, डिज्नी वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया, उसी तरह दिस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि फिजिक्स क्या है। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीके से डिस्क्राइब करता हूं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स उन सब चीजों को डील करता है जो आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो, जो भी आपके आसपास है, उन सब चीजों को डील करने वाला साइंस फिजिक्स है। प्रेशर को डील करता है फिजिक्स, फोर्स को डील करता है फिजिक्स, डिस्टेंस, टाइम, मास, लाइट, साउंड, जो भी नेचुरल फिनोमेना होता है ना, उन सब को डील करता है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फोर्सेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल फोर्सेस को डील करता है। हमारे आसपास प्रेशर, फोर्स इत्यादि हर चीजों का डीलिंग करने वाला ब्रांच है फिजिक्स। तो ये हम लोग को समझ आ गया। अब फिजिक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 5 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और फिजिक्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो यार, फिजिक्स को समझना इस उम्र में इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट जिंदगी खपा दिए समझते समझते, और बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं। तो फिजिक्स को हम समझ तो पूरा नहीं समझते, लेकिन थोड़ा सा फील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी नहीं और ना आप पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको फील कराएंगे और आप फील करेंगे। सो इट्स अबाउट अ फीलिंग। तो लेट्स फील इट। 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फिजिक्स को। तो पहला पार्ट है मैकेनिक्स। तो पहला पार्ट मैकेनिक्स, इसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा पार्ट है रिलेटिविटी। और चौथा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और लास्ट में हम लिख देते हैं क्वांटम फिजिक्स। अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं ब्रांच की मदद से फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फील। पहला ब्रांच है फिजिक्स का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, जो आपके चैप्टर में है 11th में। दूसरा पढ़ते हैं वर्क के बारे में, वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जो आपकी सिलेबस में है। ऑल टाइप्स के मोशन जो हम लोग जानते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड एंड सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में ये सारी चीजें आती हैं। अब ये देखने में बहुत छोटा है, मैं आपको समझाता हूं। ये सब क्लास 11th में है। दिस ऑल बिलोंग्स क्लास 11th। फोर्सेस के बारे में, ऑल टाइप्स के फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, बहुत तरह के फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा वर्क,
पावर एनर्जी क्लास 9 में पढ़ा था आप लोगों ने ना। इतना ही नहीं है, क्लास 11th में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। अब ये मोशन देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। अब देखो कौन कौन से मोशन। पहला तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा कौन टाइप मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, एकदम नया नया है, 11th क्लास पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने किसी को ऐसे खींच के मारा और यूं गया और यूं जाकर गिरा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा मोशन आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, यूं झूला, झूला झूला है कभी आपने दशहरा में? ऐसे ऊपर ज्यादा डर लगता है ना और नीचे जाकर कितना मजा आता है, सर्कुलर मोशन। और रोटेशन, जैसे पंखा घूमता है ऐसे रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन। और बहुत तरह के मोशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन में। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, उसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटी, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है फ्लूइड और सॉल्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं मैकेनिक्स। इसमें स्पीड आता है, इसमें फोर्स आता है, इसमें जो भी चीज़ें मैकेनिकल तरीके से हो सकती हैं वो सब कुछ आता है मैकेनिक्स में। ठीक है, ये पूरा आपका फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट केवल और केवल मैकेनिक्स है, आप ऐसा कह सकते हो। तो फिजिक्स के पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में। अब आता है दूसरा पार्ट, तो व्हाट इज अबाउट सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स आता है। आप कहोगे सर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मल मतलब हीट, तो सीधी बात है, यहां हम बात करेंगे हीट के बारे में, टेंपरेचर के बारे में। कहोगे सर इतना ही? अरे रेडिएशन के बारे में होता है ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। सो कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, मतलब हीट से संबंधित रेडिएशन, हीट से संबंधित, टेंपरेचर से रिलेटिव जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब ये भी हम लोग का 11th में पढ़ना है, यानी कि ये 11th का सेकेंड पार्ट होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। पूरा नहीं होगा, सेकेंड पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स है। तो पहले पार्ट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स। दूसरे पार्ट का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी की। क्या है रिलेटिविटी? ये आपके ना तो 11th में है ना तो 12th में है, लेकिन 11th में थोड़ा सा 0.001% दिया गया है रिलेटिव मोशन के बारे में। तो क्या होता है रिलेटिविटी? देखने में जितना छोटा है ना बच्चों, ये है बहुत बड़ा, एक्सट्रीम। इसे डिस्कवर किया था आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने और इस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। रिलेटिव मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि ये बताता है कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला वाला कैसा है। यहां तक कि रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिविटी न्यूटन के ग्रेविटेशनल सिद्धांत को भी नहीं मानता। वो नहीं मानता कि ग्रेविटी भी एक फोर्स है। आइंस्टीन न्यूटन के ग्रेविटी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, वो भी रिलेटिविटी का प्रिंसिपल ही है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 आवर्स, और आपका नाम है मान लीजिए अंजलि। तो अंजलि नाम की लड़की 4 आवर्स पढ़ती है, 4 आवर्स। तो अंजलि को लगता है कि मैं तो 4 घंटे पढ़ती हूं, मैं आई एम वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। लेकिन वहीं पर वो जाती है एक फ्रेंड के घर जिसका नाम है तन्वी, और वो देखती है कि तन्वी तो 6 आवर पढ़ती है। तो इसका मतलब कि अंजलि से तन्वी सिर्फ 2 आवर्स ज्यादा पढ़ती है। ऐसे तन्वी 6 आवर पढ़ती है, लेकिन जब आप अंजलि से करेंगे रिलेट तो वो 2 घंटे ही पढ़ती है। मतलब तन्वी +2 आवर्स पढ़ती है और अंजलि -2 आवर्स पढ़ती है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बट इसके प्रिंसिपल से भी फिजिक्स को समझा जा सकता है। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, अब चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, वो सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जिसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब साथ में साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन ये भी आता है इसी के अंदर। इंडक्शन ये भी आता है इसी के अंदर। ये सब कुछ आपको क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। मतलब क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। इसमें आपको ईएम वेव भी मिलेगा, ईएम वेव। ठीक है, ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। नाउ लास्ट बॉटम इज क्वांटम फिजिक्स। क्या है क्वांटम फिजिक्स? सो क्वांटम फिजिक्स में हम लोग छोटे एकदम स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब एटम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो सीधा सा मतलब क्या निकला? सीधा सा मतलब यह निकलता है कि मैकेनिक्स जिसमें फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, सॉलिड, साउंड, एसएचएम, ऑसिलेशन, ये सब कुछ है क्लास 11th में। मतलब आप कह सकते हो 60% सिलेबस आपका मैकेनिक्स ही है 11th क्लास में, 60%। दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग हीट पढ़ते हैं, कंडक्शन पढ़ते हैं, कन्वेक्शन पढ़ते हैं, रेडिएशन पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, यानी थर्मल, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद आता है रिलेटिविटी, मतलब एक चीज की जानकारी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में निकालना, फोर्स दूसरे रिस्पेक्ट में निकालना। तो जो भी जब निकालना चाहते हैं वो दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। नाउ चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इनकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और फाइनल वर्डिक्ट है क्वांटम फिजिक्स का मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जस्ट लाइक एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स में। तो देखा जाए तो क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ यही दो चीजें हैं बस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स क्लास 12th में, और क्लास 11th में ये दो चीजें हैं। वाह क्या बात है ना, दो चीजें क्लास 11th में, दो चीजें क्लास 12th में। वेरी सिंपल। बच्चों आपने ये सोचा कि फिजिक्स पैदा क्यों हुई, कहां से आई और क्यों आई? तो आपको बता दूं कि 400 साल पहले लोगों को ना फिजिक्स के बारे में पता था ना साइंस के बारे में पता था। फिजिक्स से पैदा हुई टेक्नोलॉजी तो वो जानते ही नहीं थे, क्योंकि फिजिक्स का नॉलेज उनको नहीं था। ना उन्हें एरोप्लेन की नॉलेज थी, ना ही उन्हें फैन, कूलर, टीवी, जो भी आजकल आप देख रहे हैं ये सब फिजिक्स की देन है। और वो उस समय इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, आदिवासियों की तरह जिंदा रहते थे। मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स कुछ लोगों को तब सूझी होगी जब उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आई होगी। जैसे क्रिकेट का पैदा हुआ होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा चलो खेलते हैं, तो क्रिकेट पैदा हो गई।
कुछ लोग सोचा होगा चलो फुटबॉल टाइप कुछ बनाते हैं, बॉल टाइप का, उससे खेलते हैं, तो फुटबॉल पैदा हो गया। लकड़ी से खेला तो हॉकी पैदा हो गया। तो उसी तरह से कुछ साइंटिस्टों ने कुछ सोचा, उनके अंदर कुछ विचार आए और उनके अंदर जानने की कुछ इच्छा पैदा हो गई, जिसकी वजह से फिजिक्स पैदा हुई। 400 साल पहले हम लोग ये जानते थे कि अर्थ घूमती ही नहीं है, अर्थ रुकी हुई है और ये अर्थ पूरे यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है। हम लोग सोलर सिस्टम के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। हम लोग सन को जानते थे, कुछ जो हमारे मंगल ग्रह आसपास ग्रह उनको जानते थे, इसके अलावा हमें कोई भी नॉलेज नहीं था। किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी साइंस का कोई नॉलेज नहीं था। फिर कुछ साइंटिस्ट जैसे माइकल फैराडे हो गए, न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, हाइजेनबर्ग हो गए, इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ न कुछ सोचा, उनके अंदर कुछ न कुछ जानने की इच्छा पैदा हुई। और बच्चों, जब जानने की इच्छा पैदा हो जाती है ना, तब तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो अपने अंदर वो इच्छा पैदा करो, कुछ न कुछ जानने की इच्छा, कुछ न कुछ पाने की इच्छा। तो जब आपके अंदर वो इच्छा पैदा होती है ना, तो आपके अंदर से कुछ न कुछ जन्म ले लेता है। तो इन सभी के अंदर, जैसे आर्किमिडीज, अब सोचो आर्किमिडीज के अंदर ये जानने की इच्छा पैदा हो गई कि उन्होंने एक गोल्ड देखा, गोल्ड यानी सोना। उन्होंने सोचा कि गोल्ड के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है, मतलब कितना प्योर सोना है, हम इसको बिना गलाए भी क्या जान सकते हैं। अब उनके दिमाग में आइडिया आया कि कैसे हम जाने इस गोल्ड में कितना परसेंट शुद्ध गोल्ड है बिना पिघलाए। तो उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पैदा किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कोई चीज आखिर पानी में तैरती कैसे है। कुछ चीजें डूब के तैरती हैं, कुछ चीजें आधी तैरती हैं, कुछ चीजें ऊपर तैरती हैं, बड़े बड़े जहाज तैर जाते हैं, छोटी सी कील डूब जाती है। इन चीजों के बारे में उनके अंदर जानने का इच्छा पैदा हुआ, एक्साइटमेंट। तो उन्होंने एक फिजिक्स पैदा कर दी, एक साइंस पैदा कर दिया। आज बड़े बड़े शिप उस साइंस पे बेस्ड हैं, आज बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उस साइंस पे बेस्ड है। उसी तरह आइंस्टीन को भी कुछ जानने की इच्छा हुई। उन्होंने देखा लकड़ी जलते हुए और उन्होंने देखा कि लकड़ी जल रही है, आखिर लकड़ी का मांस जा कहां रहा है। तो उनके अंदर जो इच्छा पैदा हुई कि लकड़ी का मांस कहां जा रहा है, इससे उनको एक आइडिया आया E=mc² का, जिससे उनको नोबेल प्राइज मिला। उसी तरह न्यूटन के बारे में जानते होंगे आप कि बगीचे के नीचे बैठे थे। अब पता नहीं क्यों बैठे थे, ये तो नहीं पता आज तक लोगों को, लेकिन बैठे थे और सेब नीचे गिरा। तो उनके अंदर जानने की इच्छा हुई कि आखिर सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो एक नई पूरी फिजिक्स पैदा होगी, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे एक नाम है माइकल फैराडे का। उन्होंने क्या देखा कि एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को जब उन्होंने झटका दे दिया तो गैलोमीटर में अपने आप करंट पैदा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक वायर की वजह से, एक वायर में करंट फ्लो हो रही थी और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी। इस वायर के मोशन की वजह से इसमें करंट पैदा हो गई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया था। जैसे आपने देखा होगा, एक एक्साइटमेंट क्या थी, जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट, वो चाय बना रहे थे, केतली बार बार उठ रही थी, उन्होंने बार बार नीचे कर रहे थे, वो बार उठ रही थी। उनके एक्साइटमेंट का नतीजा क्या है? भाप इंजन। इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारे जो फिजिक्स है, वो सारे टेक्नोलॉजी किसी न किसी साइंटिस्ट के जुनून का नतीजा है, किसी न किसी साइंटिस्ट के अंदर जानने की जो इच्छा है उसका नतीजा है। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे इंडिया के भी थे, जिसमें CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, S चंद्रशेखर, इन टाइप के साइंटिस्ट जो थे, उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। अब हम लोग जानेंगे बहुत छोटी सी बात, जिसको आप लोग जान के चौंक जाओगे। इट्स अ वेरी शॉकिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
10 की पावर -15 मीटर, इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, रेडियस होता है, मतलब वो होता है 10 की पावर -15 मीटर। वहीं पर 10 की पावर 25 मीटर माना गया है यूनिवर्स का साइज। ठीक है, ये किसका साइज माना गया है? न्यूक्लियस का। कितना फर्क है? 10 की पावर -15 मीटर, यानी कम से कम 1 मीटर। जानते कितना होता है? 1 मीटर लगभग आप मान के इतना होता होगा। ठीक है, इसका 10 की पावर 15 से डिवाइड करने पे आएगा 10 की पावर -15 मीटर। आप समझिए इस तरह से 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना होता है साइज एक न्यूक्लियस का, इतना कम। और अगर बड़ा की बात करें तो आप समझिए इतना मीटर होता है यूनिवर्स का साइज। और यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है लाइट की स्पीड से, तो आप सोच सकते हो कि इसकी साइज कितनी होगी, लगभग। अगर हम लोग बात करते हैं केजी की, तो 10 की पावर -30 केजी वजन होता है एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 10 की पावर -30 केजी, इतना लाइट वेट। और वहीं यूनिवर्स का वेट होता है 10 की पावर 55 केजी। यानी अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ में कम से कम लेंथ भी फिजिक्स पढ़ा देता है हमको, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस भी फिजिक्स पढ़ा देता है हम लोगों को। उसी तरह अगर हम लोग मास की बात करें, तो 10 की पावर -30 केजी का मास इलेक्ट्रॉन का, वो भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और 10 की पावर 55 केजी मास यूनिवर्स का, वही पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स से।